Hi guys, so welcome back to the channel and we'll be continuing the Ashtanga Rhythm from where it was left off, right? तो हमने अष्टांग हृदय को जहाँ से छोड़ा था उसी के बाद से शुरू करने जा रहे हैं। हमने छठे श्लोक का फर्स्ट पार्ट देखा था जो कि अष्टवांगानि तस्य आहुष्टिगत्सा येषु संश्रिता है, जो कि कहता है कि 8 अंग जो आयुर्वेद के हैं जो हमने देखे थे काया बाल गृह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्र जरा वृषाण, इनके एक साथ में क्या संबंध है और ये चिकित्सा में किस तरह से हेल्प करते हैं ये इस श्लोक में बताया गया था। अब हम आगे की पार्ट देखने जा रहे हैं इसी छठे श्लोक की। सो लेट्स स्टार्ट। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषः समासतः, राइट। तो ये उसी श्लोक का सेकेंड पार्ट है जो कि हमें आयुर्वेद के 3 सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में बताता है, राइट। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषः समासतः। इस लाइन से हम ये सबसे पहले आसानी से समझ सकते हैं कि त्रयोदोषः अर्थात कि ये 3 दोषों की बात कर रहा है। इन्हीं 3 दोषों के बेस पर पूरी आयुर्वेद चलती है, पूरी आयुर्वेद की चिकित्सा चलती है। तो ये 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। इनके बारे में हम डिटेल से नॉलेज लेंगे। अभी यहाँ पर सिर्फ इतना हम जानेंगे कि 3 दोष होते हैं जिनके बेस पर की पूरी आयुर्वेद चलती है। वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषः समासतः। इस श्लोक को हम और डिटेल में इस तरह से देख सकते हैं कि वायु, वात, पित्त और कफ, ये 3 हमारे पंच महाभूतों के किन एलिमेंट से रिप्रेजेंट होते हैं, राइट। तो वात हमारे पंच महाभूत के वायु से रिप्रेजेंट होता है, पित्त अग्नि से रिप्रेजेंट होता है और कफ यह पृथ्वी महाभूत से रिप्रेजेंट होता है और पित्त और कफ इन दोनों में जल महाभूत भी प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जल महाभूत इन दोनों में प्रेजेंट होता है, वात सिर्फ वायु से रिप्रेजेंट होता है, ओके। तो इस तरह से हमने अभी सिर्फ एक ओवरव्यू देखा है कि इनमें क्या क्या चीजें होती हैं, राइट। अब हम आगे चलेंगे और आगे इस चैप्टर में हम बेसिकली आयुष कामनी अध्याय में हम सिर्फ इतना देखेंगे कि बेसिक्स क्या हैं और फिर उन बेसिक्स का एप्लीकेशन और सारी चीज़ें हम बाद में समझेंगे, राइट। तो अभी एक श्लोक हमने कंप्लीट कर लिया, ये था छठे श्लोक का सेकेंड पार्ट, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट श्लोक जो कि 7th श्लोक है। वो क्या कहता है पहले मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगी and then we'll be discussing their details, right. So विकृता अविकृता देहं घनन्ति ते वर्तयन्ति च, विकृता अविकृता देहं घनन्ति ते वर्तयन्ति च, ते व्यापिन अपि ऋन्नाभयो अधो मध्यो ऊर्ध्व संशया, राइट। ये श्लोक हमें 2 इम्पोर्टेंट बातें बताता है जो कि मैं अब आपको समझाने जा रही हूँ, राइट। तो सबसे पहले श्लोक लिख लेते हैं। विकृता अविकृता देहं घनन्ति ते वर्तयन्ति च, राइट। ये फर्स्ट पार्ट है श्लोक का और इस श्लोक के फर्स्ट पार्ट को हम सबसे पहले समझते हैं। विकृता अविकृता देहं घनन्ति ते वर्तयन्ति च। अभी हमने 3 दोषों को देखा था, राइट। वो क्या थे? वात, पित्त और कफ। अब अगर हम इन तीनों की बात करते हैं तो हमने कहा था कि इसी के बेस पर पूरी आयुर्वेद चिकित्सा चलती है, राइट। ये वात, पित्त, कफ जो 3 हमारे पास दोष हैं, ये अविकृति
और सॉरी, तो ये अविकृति, राइट। सो हमने वात पित्त कफ ये 3 दोष देखे थे, और ये 3 दोष हमारे शरीर की अविकृति और विकृति, जस्ट अ मिनट, और विकृति, इन दोनों ही कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अविकृति रिप्रेजेंट करती है आरोग्य को, मतलब कि जहाँ एक इंसान को कोई रोग नहीं है, वो हेल्दी है, उस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है आरोग्य। और विकृति मीन्स जिसको रोग है, जो रोग ग्रसित है वो विकृत है, और जो आरोग्य है, जो हेल्दी पर्सन है, वो अविकृत है। अब इन दोनों में कंडीशन होते हैं वात पित्त कफ। वात पित्त कफ की वजह से ये दोनों ही चीजें आती हैं। जब इंसान के सभी दोष सम अवस्था में होते हैं, अर्थात जब वात पित्त कफ ये तीनों ही दोष साम्य अवस्था में होते हैं या सम अवस्था में होते हैं, तब वो आरोगी होता है। इंसान आरोगी होता है, हेल्दी होता है, उसमें कोई बैड कंडीशंस नहीं उठती हैं, उसमें कोई बैड कंडीशंस नहीं उठती हैं, ठीक, और वो पूरी तरह से हेल्दी होता है। मेन इनके साम्य अवस्था में होने पर ऐसा होता है, राइट। और अगर ये असम अवस्था में है, अगर ये असम अवस्था में है, तो दे विल मेक यू अनहेल्दी, राइट। वो आपके बॉडी में कई तरह की दिक्कतें कर सकते हैं, वो आपको रोगी बना सकते हैं, राइट, वो आपको रोगी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों दोष हमारे शरीर के विकृत और अविकृत दोनों ही कंडीशंस के लिए इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। दीदी एक बार रुको। विकृता अविकृता देहम घनंती, तो यह देह शरीर, ये देह मानव शरीर को रिप्रेजेंट कर रहा है। घनंती मतलब कि अफेक्ट डालता है ये हमारे शरीर पर। ते वर्तयंती च मतलब कि ये इसी पर बेस्ड होते हैं, इसी पर हमारा रोग और आरोग्य दोनों ही चीजें बेस्ड होती हैं, राइट। तो ये हमने समझा कि इस तरह से ये हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है। अगर साम्य अवस्था में है तो जीवनदायिनी होती है। यही जो 3 दोष है हमारे, ये जीवनदायिनी होते हैं। और अगर साम्य अवस्था में नहीं है तो ये हमारी आयु को विघ्न देते हैं, मतलब कि हमारी आयु में विघ्न उत्पन्न करते हैं, राइट। हमारी आयु के लिए अच्छे नहीं होते हैं और हमारी आयु को कम करते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने अभी फर्स्ट पार्ट समझा है 7th श्लोक का, विकृता अविकृता देहम घनंती ते वर्तयन्ति च। अब हम जा रहे हैं इसी का 2nd पार्ट समझने, ठीक है। तो अब ये है हमारे 7वें श्लोक का 2nd पार्ट, ते व्यापीनो अपि ऋन्नाभयो अधो मध्यो ऊर्ध्व संशया। तो इस तरह से ये दोषों का हमारे शरीर में क्या स्थान है इसको बताता है। तो ये हमें बताता है कि दोषों का शरीर में क्या स्थान है, राइट। तो क्या क्या स्थान है हमारे पास है? वात, पित्त और कफ। इस तरह से 3 दोष है हमारे पास। अब इन तीनों के हमारे शरीर में अलग अलग पोजीशंस होंगी, अलग अलग जगह, राइट। सो वात, पित्त, कफ, इसके हम पोजीशंस देखेंगे। वैसे तो ये सर्व शरीर व्यापी है, राइट।
ये सर्व शरीर व्यापी है। ते व्यापिनो अपि, ते व्यापिनो अपि, ये लाइन हमें यही बता रहा है कि ये तीनों दोष वैसे तो सर्व शरीर व्यापी है, लेकिन फिर भी इनके कुछ विशिष्ट स्थान हैं। इनके हमारे शरीर में कुछ विशिष्ट स्थान है और हम उन्हीं विशिष्ट स्थानों को देखेंगे। तो अब नेक्स्ट पार्ट में श्लोक के क्या कहा है? ऋणाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संशय, ऋणाभ्यो अधो मध्यो ऊर्ध्व संशय। लेकिन फिर भी ये तीन दोष हमारे शरीर के तीन पार्ट में रहते हैं। वात जो सबसे पहला दोष है वो अधोभाग में रहता है, राइट। पित्त जो दूसरा मीडियम में आने वाला दोष है, ऐसा भी कह सकते हैं हम, तो यह पित्त मध्य भाग में रहता है, राइट, मध्य भाग में रहता है। और वही कफ, कफ हमारे शरीर के ऊर्ध्व भाग में रहता है। संशय आश्रित लिए हुए हैं, संशय अर्थात आश्रय, आश्रय लिए हैं, राइट। दीदी 1 मिनट। राइट, तो अधोभाग, मध्य भाग और ऊर्ध्व भाग का मतलब क्या हुआ हमारे शरीर में? अधोभाग हमारे शरीर का सबसे निचला भाग होता है हमारे पैर, राइट। तो ये वात कहाँ रहता है? ये हमारी नाभि से निचले भाग में रहता है, राइट। वात कहाँ रहता है? नाभि से निचले भाग में रहता है। मध्य भाग हमारे शरीर का कहाँ आता है? हम मध्य शरीर भी कहते हैं। तो मध्य शरीर कहाँ आता है? मध्य शरीर हमारा हृदय से नाभि तक, राइट। तो पित्त कहाँ रहता है? पित्त हृदय से नाभि तक में रहता है, हृदय से नाभि के बीच में रहता है। और वही कफ जो कि ऊर्ध्व भाग में आ रहा है, तो ऊर्ध्व भाग फिर हमारा हृदय से ऊपर का भाग, पूरा हृदय से ऊपर के भाग में हमारा सर आता है। तो उस पार्ट में पूरा जितना भी आता है, नेक एंड फेस, ब्रेन, इन सभी पार्ट में कफ ज़्यादा रहता है। अगर हम इसको मॉडल के हिसाब से भी सोचें तो वात, वात का सबसे मैक्सिमम काम जो होता है वो होता है चलने का, राइट, मूवमेंट, मूवमेंट इसका सबसे ज़्यादा काम होता है। इसका एक प्रॉपर्टी भी है चल, अभी हम आगे इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो उसमें हमको मिलेगा, राइट। तो इस हिसाब से अगर देखें तो हमारे शरीर के सबसे ज़्यादा चलने का काम कौन करता है? नाभि से नीचे रहने वाले भाग जितने भी हैं वहाँ से वायु का ज़्यादा काम नज़र आता है हमें। उसी तरह से पित्त देखें तो पित्त अग्नि प्रधान है, अग्नि प्रधान है तो ये हमारे डाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, राइट। डाइजेशन हमारे हृदय से नाभि के बीच के भाग में ही मोस्टली होता है, तो इस तरह से पित्त का स्थान वहाँ हो जाता है। और अगर हम कफ को देखें तो कफ हमारे ऊर्ध्व भाग में किस तरह से आ रहा है? अगर हम इस चीज़ को ध्यान दें तो हमारे माउथ में होता है सलाइवा, राइट, हमारे नोज़ में होता है, नोज़ में भी नेज़ल कंजेशंस होते हैं, नोज़ में हम कई बार देखते हैं नेज़ल कंजेशंस होते हैं। और हमारे ईयर में भी वैक्स होते हैं। ये नेज़ल कंजेशन, वैक्स और सलाइवा क्या है? सलाइवा हमारे मुंह का कफ है, सलाइवा हमारे मुंह को लुब्रिकेट करके रखता है, उसको कभी सूखने नहीं देता है। ये जो नेज़ल कंजेशन होती है ये किसकी वजह से होती है? ये हमारी नेज़ल सीक्रेशंस होती हैं। इन नेज़ल सीक्रेशंस का मेन फंक्शन होता है नेज़ल पैसेज को ये ल्यूब्रिकेट करके रखती हैं, राइट, ल्यूब्रिकेशन, राइट। उसी तरह से ये वैक्स, उसी तरह से अगर हम इस वैक्स को देखें तो ये ईयर का ल्यूब्रिकेशन करती हैं, राइट, ईयर का ल्यूब्रिकेशन करती हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि ये वात, पित्त, कफ हमारे शरीर में किस अलग अलग भाग में किस तरह से रह रहे हैं, इसको भी हमने समझ लिया। तो अब हमने अच्छे से डिटेल में 7th श्लोक को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हुए, राइट,
स्टार्ट। राइट। सो हमने अभी 7वें श्लोक को अच्छे से समझा और अब ये हमारा 8वां श्लोक है अष्टांग हृदय पहले अध्याय का। राइट। तो अब सबसे पहले इस श्लोक को पढ़ते हैं। वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्य अधिगः क्रमात् तैर्वभिद्विषमस्तीक्ष्णो मंदशाग्नि समय समः। तो इस श्लोक के कई पार्ट्स हैं और इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले वयो अहोरात्रि भुक्तानाम, इस श्लोक का मेन मकसद आपको समझाने का क्या है सबसे पहले वो बता देती हूँ। तो इस श्लोक में दोष और समय का संबंध बताने की कोशिश की गई है। इस श्लोक में दोष और समय का संबंध बताने की कोशिश की गई है। किन किन चीज़ों में संबंध बताया? सबसे पहले वय के साथ, वय अर्थात आप कितने साल के हैं, हाउ मेनी ईयर्स आर यू ओल्ड, राइट। उसके बाद अहो, दिन, डे, राइट, रात्रि, रात, नाइट, इनके साथ, और फिर भुक्तानाम, भुक्तानाम भूख के साथ आपकी, ओके, आपकी हंगर के साथ, इतनी चीज़ों के साथ रिलेशन बताया है। अब क्या रिलेशन बताया है मेन, इसके साथ और क्या क्या चीज़ें हैं? वात, पित्त, कफ, इन तीनों का कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश होता है, राइट। तो वात सबसे पहले, वात पित्त कफ, इनका रिलेशन किस तरह से होता है? अंत मध्य अधिगः, इस तरह से बता रखा है। तो अंत में सबसे पहले स्टार्ट। राइट। तो वात पित्त कफ, इनका किस तरह से रिलेशन एस्टैब्लिश होता है हम वो देखते हैं। वात अंत मध्य अधिगः, इसी सीक्वेंस में होता है। वात का हमेशा अंत में आता है सीक्वेंस में, राइट। वात हमेशा अंत में इसका प्रकोप रहता है किसी भी चीज़ के, वय के, डे के, नाइट के, आपकी भूख के, हंगर के, इन सभी में अंत में वात का प्रकोप रहेगा, मध्य में पित्त का प्रकोप रहेगा और कफ का स्टार्टिंग में, अर्थात स्टार्टिंग ही लिख लेती हूँ मैं, राइट। सो स्टार्टिंग में कफ का प्रकोप रहेगा, ओके। तो अब हम समझते हैं किस तरह से ये प्रकोप बताया गया है, राइट। वय के साथ सबसे पहले हम समझेंगे। सो लेट्स हैव सम स्पेस विद अस, ओके। तो अब हम वय के साथ सबसे पहले रिलेशन देखने जा रहे हैं। वय, हमारे सालों में 3 मेन स्टेजेस बताए गए हैं। तो वो 3 स्टेजेस क्या हैं? सबसे पहला है बाल्यावस्था, राइट, बाल्यावस्था। दूसरा है यौवन अवस्था और तीसरा है वृद्धावस्था, राइट। तो इन तीनों में अगर हम याद करें कि सबसे पहले किसका प्रकोप होता है, सबसे पहले हमेशा कफ का प्रकोप होता है, राइट। तो इसी तरह से वय के सबसे पहले सीक्वेंस में जो सबसे पहला स्टेज आता है बाल्य अवस्था, उसमें कफ का प्रकोप होता है। तो इसी तरह से अगर आप देखिए तो बच्चों में कफ की कई दिक्कतें आपको नजर आएंगी। कोल्ड, कफ्स उनको लगे रहते हैं, राइट, उनकी बॉडी सेंसिटिव रहती है उनके प्रति। इसी तरह से यौवन अवस्था में पित्त प्रकोप रहता है, जैसा कि मध्य में पित्त का प्रकोप रहता है, राइट। तो इस पित्त का अगर हम देखना चाहते हैं तो बच्चों में जो टीनेजर्स होते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस कई देखने को मिलते हैं। उनको भूख अच्छी चाहिए, उनको न्यूट्रिशन अच्छा चाहिए, ये सारी चीज़ें उनकी बढ़ती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं पित्त का प्रकोप रहता है उस वक्त। और इसी तरह से वृद्धावस्था में हम देखें तो वात का प्रकोप रहता है। वात का प्रकोप रहता है ओल्डर लोगों को कई ऐसी दिक्कतें आती हैं, लाइक सांस लेने में दिक्कत होती है या देखने में दिक्कत होती है। कई ऐसी दिक्कतें उनके शरीर में आती है जिसमें कि हम वात प्रकोप को समझ सकते हैं, राइट।
तो इस तरह से हमने देखा वय के साथ रिलेशन, वय। अब डे को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर अहो, राइट, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, ये हमारे दिन को रिप्रेजेंट करा। तो अब दिन के 3 भाग किस तरीके से होंगे? हमने कहा कि हर एक चीज़ के 3 भाग होते हैं और उसका 3 तरह से प्रकोप होता है, तो अलग अलग उसमें अलग अलग प्रकोप होता है। बट यहाँ पर टाइम के थ्रू हम देखेंगे, टाइम के थ्रू हम इसके अलग अलग स्टेजेस देखेंगे। तो प्रथम भाग, दिन का प्रथम भाग, मध्य भाग और आखिरी भाग, राइट। इस तरह से 3 भाग हम देखेंगे। प्रथम भाग कितने से कितने टाइम तक का है? तो प्रथम भाग है 6 से 10 बजे तक का, AM आप इसको लिख लो, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डे, राइट। मध्य भाग शुरू होता है 10 बजे से और चलता है 2 बजे तक का, तो 2 PM आ गया अब हमारे पास, राइट। और उसी तरह से डे का आखिरी भाग क्या रहता है? 2 बजे से 6 बजे तक, तो 6 PM। इसमें भी सेम सीक्वेंस चलेगा, पहला, मध्य, आखिरी, स्टार्टिंग, मिडिल, एंड। तो प्रथम भाग में कफ प्रकोप, मध्य भाग में पित्त प्रकोप और आखिरी भाग में वात का प्रकोप, राइट। इसी तरह से नाइट में होता है। ओके, so now if we talk about night, okay, और रात्रि, तो उसका भी 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6। अब यहाँ पर टाइम स्लॉट्स क्या आएंगे? वहाँ पर तो 6 to 10 AM था, तो यहाँ पर 6 PM to 10 PM, 10 AM to 2 PM था, तो यहाँ पर 10 PM to 2 AM, और यहाँ 2 AM to 6 AM, तो 6 बजे सुबह टाइम होता है आखिरी, मतलब कि रात का आखिरी भाग होता है वो। ओके, तो ये हमारा प्रथम भाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ और ये आखिरी भाग हुआ, राइट, या अंतिम भाग हुआ। सेम सीक्वेंस अगेन कंटिन्यूस, कफ, पित्त एंड वात, राइट। ओके, तो अब हमने रात का देख लिया, अब हम भूख का देखते हैं। भला भूख का क्या रिलेशन वात पित्त कफ के प्रकोप से शरीर में? तो इसको इस तरह से समझेंगे, भूख मतलब कि हमें भूख लगी है, राइट, हमने अभी अभी खाना खाया है, और अभी हमारी अग्नि काम करना शुरू कर रही है। ओके, ठीक, तो हमारी अग्नि काम करना भी शुरू कर रही है, राइट। तो अब इस चीज को अगर हम समझते हैं तो प्रथम भाग में और अंतिम भाग क्या क्या चीजें आएगी? प्रथम भाग में डाइजेशन जस्ट शुरू हुआ है, अग्नि ने अभी अभी काम करना शुरू किया है। मध्य भाग में डाइजेशन आधा हो चुका है, आधा बाकी है। अंतिम भाग में डाइजेशन इज अबाउट टू कंप्लीट, राइट। तो प्रथम भाग में इस हिसाब से हमारे शरीर में अभी अभी भोजन गया है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की अलग अलग मात्राएं गई हैं, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे शरीर में कफ गया है, राइट, कफ गया है हमारे शरीर में, और उस वक्त कफ का प्रकोप है। मध्य भाग में डाइजेशन चल रहा है, डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम कर रहे हैं, जाठर अग्नि अपना काम कर रही है, तो उस हिसाब से पित्त का प्रकोप होता है। और अंतिम भाग में डाइजेशन हो गया, अब हमको एनर्जी फील हो रही है अच्छे से, नाउ वी आर रेडी टू वर्क, अब हम काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहाँ पर आता है वात। ओके, इस तरह से हमने इसको पूरी तरह से समझ लिया कि दोनों पार्ट्स हैं। इतना जितना मैंने आपको समझाया, इसमें दोनों ही पार्ट्स के श्लोक के मतलब समझा दिए गए। इन केस आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू।
in another video. Right. So अब हम 9वें श्लोक पर हैं और 9वां श्लोक क्या कहता है? कोष्ठः क्रूरो मृदु मध्यो मध्यस्यातः समयरपि शुक्र आर्तः स्थैर्जन्मादौ विषेणेव विष्कृमे। तो इस श्लोक में बेसिकली बताया क्या गया है? इस श्लोक में दोष और कोष्ठ का रिलेशन बताया गया है। किसमें? श्लोक के प्रथम भाग में। राइट। तो सबसे पहले इस भाग को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमारे पास 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। राइट। और जब एक और चीज़ मैं आप बताना चाहूँगी कि जब ये तीनों दोष साम्य अवस्था में होते हैं, समान मात्रा में शरीर में होते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, तो उसको हम बोलते हैं समदोष। राइट। तो समदोष भी एक चीज़ होती है। अब इसका कोष्ठ पर क्या असर पड़ता है? सबसे पहले कोष्ठ कौन से भाग को बोलते हैं शरीर के? तो कोष्ठ जो होता है ये हमारे जितने पोर्शन पे पित्त होता है ना, मतलब कि हृदय से नाभि तक का जितना भाग होता है उसमें जितने भी आपके ऑर्गन्स आते हैं उन सभी को मिलाकर कोष्ठ कहा जाता है। राइट। उन सभी को मिलाकर कोष्ठ कहा जाता है। तो अब हमने समझ लिया है कि कोष्ठ का मतलब क्या होता है। अब हम ये समझते हैं कि वात, पित्त, कफ और समदोष में कैसे कैसे कोष्ठ हमको देखने को मिलते हैं। वात दोष में हमको जिस तरह का कोष्ठ देखने को मिलता है वो होता है क्रूर कोष्ठ। ओके। पित्त दोष में हमको देखने को मिलता है मृदु कोष्ठ। कफ दोष में हमको देखने को मिलता है मध्यम कोष्ठ। और सम दोष में भी हमको देखने को मिलता है मध्यम कोष्ठ। ठीक। अब ये क्रूर कोष्ठ बता दिया, मृदु कोष्ठ बता दिया, मध्यम कोष्ठ बता दिया, बट इसका मतलब क्या है? क्रूर कोष्ठ मीन्स आप देखते होंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कि डाइजेशन बहुत ही अनस्टेबल होता है। राइट। उनका पेट अगर हो उनका पेट मतलब कैसा होता है? उनका जो कोष्ठ वाला पोर्शन होता है वो कुछ इस तरह का होता है कि उसमें ना स्टिफनेस रहती है, या आप देखो तो उनको मल विसर्जन अच्छे से नहीं होता और ये सारी दिक्कतें होती हैं। राइट। तो जिनको ऐसे लक्षण होते हैं उनका क्रूर कोष्ठ होता है। मृदु कोष्ठ मीन्स बहुत सॉफ्ट, इनकी जाठराग्नि तेज होती है। जाठराग्नि तेज होने की वजह से क्या होता है कि जो मृदु कोष्ठ वाले लोग होते हैं या जो पित्तज वाले लोग होते हैं, राइट, उनको क्या होता है कि उनके पेट में जाठराग्नि ज़्यादा होने की वजह से, जाठराग्नि को हम एसिड के नाम से भी जान सकते हैं, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि हमारे पेट में HCl नाम का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है। तो उसके ज़्यादा होने की वजह से कोष्ठ मृदु हो जाता है, उसकी मतलब कि वो सेंसिटिव हो जाता है। ओके, आप ऐसा समझो। और फिर उसके बाद जब हम कफ की बात करते हैं तो कफ में जो डाइजेशन होता है, कफ की अग्नि मंद अग्नि होती है। राइट। मंद अग्नि होती है जिसकी वजह से कि मध्यम कोष्ठ होता है, डाइजेशन स्लो होता है बट डाइजेशन प्रॉपर होता है। इस वजह से मंद अग्नि का मध्यम कोष्ठ होता है, मतलब कि उनका ना बहुत ही ज़्यादा स्टिफनेस होता है और ना ही बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, बल्कि ठीक ठाक रहता है। राइट, ऐसा। और ऐसा ही सेम मध्यम कोष्ठ में समदोष में भी देखने को मिलता है। ओके, तो इस तरह से इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। श्लोक का पहला भाग कंप्लीट। कोष्ठ क्रूरो मृदु मध्यो मध्यस्यातः समयरपि। राइट, ये पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं इस श्लोक का, जिसमें कि हमें बताया गया है प्रकृति के बारे में। राइट, यहाँ सबसे पहले प्रकृति का कंसेप्ट अब आ रहा है। प्रकृति का मेन मतलब क्या होता है? प्रकृति का मतलब होता है, राइट,
सो प्रकृति का मतलब होता है कि इंसान का जो बेसिक नेचर होता है, राइट। हम कहते हैं कि जो बेसिक नेचर होता है इंसान का वो कभी चेंज नहीं होता, कभी नहीं बदलता, राइट। तो प्रकृति भी ऐसी ही होती है। ये एक इंसान का बेसिक नेचर हमें दिखाती है कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या रहेगी, उसकी फिजिकल स्टेटस क्या रहेगी, उसका हेल्थ का स्टेटस क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें उसकी प्रकृति जानने भर से पता चल जाता है। तो प्रकृति एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है आयुर्वेद के डिस्कशंस का, ओके, और आयुर्वेद की चिकित्सा का। तो अब प्रकृति बनती कैसे है किसी भी व्यक्ति की? जिस वक्त शुक्र और आर्तव, शुक्र हमारे मेल गमीट को बोला जाता है, राइट, और आर्तव फीमेल एग को बोला जाता है, ओके। तो जब शुक्र और आर्तव एक साथ मिलते हैं, जब उनका मिलन होता है, उस वक्त जिस दोष का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है, राइट, सबसे ज़्यादा होता है, वही दोष से इंसान की या उस मनुष्य की प्रकृति निर्माण होता है। तो प्रकृति भी दोष पर ही बेस्ड होती है, ओके। और ये दोष किस तरह से बनता है? जिस तरह यहाँ हम देख सकते हैं शुक्र आर्तस्थ है, जन्मादो विषयनेव विष्कृमे है। तो विषयनेव विष्कृमे है। जिस तरह से एक विष कृमि अर्थात एक पॉइजनस माइक्रोब, कृमि बेसिकली किसी भी कीड़े मकोड़े या कई बार कृमि शब्द से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक विष कृमि जिस तरह से उसके अंदर विष आ जाता है, मतलब उसे एक्सटर्नली कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसके नेचर में ही विष होता है। उसी तरह से अलग अलग दोषों के प्रकोप पर शुक्र और आर्तव के मिलन के वक्त जिस दोष का प्रकोप होता है वो अपने आप ही अडाप्ट कर लिया जाता है। किसके थ्रू? जो न्यू बेबी फॉर्म हुआ है या जो जाइगोट फॉर्म हुआ, अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज की बात करें तो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो इस नेचर को खुद ब खुद अडाप्ट कर लेता है, उसको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। तो इसी तरह से ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जिस तरह से विष कृमि में खुद ही विष होता है, उसे कहीं बाहर से नहीं लेना पड़ता, उसी तरह से शुक्र और आर्तव के मिलने पर जिस दोष का प्रकोप होता है वही दोष जो नवजात बेबी फॉर्म, उस वक्त नवजात नहीं कहेंगे, पॉज कर। तो जिस तरह से शुक्र और आर्तव के मिलने पर जिस तरह से विष कृमि को विष अपने आप ही मिल जाता है, उसी तरह से शुक्र और आर्तव के मिलने पर जो गर्भ होता है वो खुद ही प्रकोपित दोष के थ्रू अपनी प्रकृति को अडाप्ट कर लेता है, उसको कहीं से भी बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं पड़ती, राइट। सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर आज यहीं पर ख़त्म होता है एंड विल बी कंटिन्यूइंग फर्दर लेटर। एंड अगर गाइस आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो या आपको हेल्पफुल लगती हो, so please do like and comment on my videos. Also do share these videos with your friends so that they can also being benefit with these videos. Thank you very much.